बहुत ही विभत्स दृश्य था वहां का। और लाशें ही लाशें थी। उन लाशों पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी। इतनी भीषण रेल दुर्घटना पिछले 100 सालों में नहीं घटी थी। 3 रेलगाड़ियां, जिसमें एक मालगाड़ी शामिल थी, उनकी बोगियां एक दूसरे पर पूरी तरह जड़ी हुई थी। ट्रेन की जनरल बोगी समेत स्लीपर क्लास और एसी की कई बोगियां एकदम तहस नहस हो गई थी। शायद कोई भी नहीं बचा था उनमें। 72 घंटे हो गए थे इस भयानक दुर्घटना के, लेकिन लाशों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी था। बचाव दल वाले पूरे मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। ट्रेन की बोगियों में फंसे लोगों को ट्रेन के डिब्बों को काट कर निकाला जा रहा था। एम्बुलेंस और बोगियों को काटने वाली मशीन की आवाज सुनकर भी डर लग रहा था। एम्बुलेंस में घायल कम, लाशें ज्यादा ले जाई जा रही थी। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनों की तलाश में भटक रहे थे। बचाव दल वालों से उन्हें उम्मीद थी कि वो उनके अपनों को शायद निकाल लाए। मेरा बेटा, मेरा 18 साल का जवान बेटा, उसे कुछ मत होने दीजिए। उसे भगवान के लिए निकाल दीजिए। वो अंदर फंसा है। वो देखिए ना, उसके हाथों में हरकत हो रही है। उसे निकाल लीजिए, उसे निकाल लीजिए। माँ ऐसी ही होती है शायद। जहाँ उम्मीद ना हो वहां पर भी उम्मीद लगा बैठती है। उसका जवान बेटा मर चुका था, बेजान पड़ा था उसका शरीर। फिर भी उसे लग रहा था कि उसके हाथों में हरकत हो रही है। और चीख पुकार मची हुई थी। कोई अपने मासूम बच्चे की लाश को देखकर बार बार बेहोश हो रहा था, तो कोई अपने बूढ़े पिता के मृत शरीर को घूर घूर कर देख रहा था। कोई अपनी पत्नी के मृत शरीर को सीने से चिपकाए रो रहा था, तो कोई अपने पति की लाश से बातें कर रही थी। कहा था जिंदगी भर साथ निभाओगे। अरे कहा था ना। फिर बीच रास्ते में क्यों छोड़कर चले गए? अरे बोलो ना, क्यों चले गए? अब मेरी मांग सूनी हो जाएगी। अब है मेरी मांग में सिंदूर देखना तुम्हें बहुत पसंद था ना। अब कभी नहीं लगा पाऊंगी मैं सिंदूर, कभी नहीं। बचाव कार्य तो जारी था, लेकिन अब जिंदा बचे लोगों की उम्मीद कम ही थी। लेकिन उस दर्दनाक मंजर वाली जगह पर भी लोगों की चित्कार और लाशों की भयंकर दुर्गंध के बीच फोटोग्राफर दिनकर फोटो ले रहा था। वह एक प्राइवेट अखबार में फोटोग्राफर का काम करता था। एक्सीडेंट के हर एक सीन को वह बारीकी से अपने कैमरे में उतार रहा था। उस भयानक और चीख पुकार वाले स्पॉट को देखकर उसकी आंखें भी भीग रही थी। लाशों को देख उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। लेकिन उसे अपना काम करना था, क्योंकि उसी से तो उसका घर चलता था। उसने कई सारी फोटो खींची और सारी तस्वीरें ऐसी कि कोई साधारण इंसान उसे देखे तो खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख जाए। तस्वीरें खींचकर वो उन तस्वीरों को जूम करके भी देख रहा था कि ठीक आई है कि नहीं। ऐसे ही एक तस्वीर को जब वो जूम करके देख रहा था, तभी अचानक वो एकदम से डर गया। बड़ी ही भयानक लाश की तस्वीर थी वो। उसकी दोनों आंखें बाहर को निकल गई थी और वो आंखें ऐसा लग रहा था कि दिनकर को ही घूर कर देख रही है। तभी वहां अचानक बारिश शुरू हो गई। एक तो कड़ाके की सर्दी, ऊपर से बारिश। दिनकर का काम लगभग हो चुका था, इसलिए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसकी आंखों के आगे दुर्घटना स्थल का ही सीन घूम रहा था। दिनकर घर पहुंच गया था। पिछले 2-3 घंटे से वो बहुत ही बिजी था। हर दिन लाशों की तस्वीर खींचना, उसे स्कैन करके ऑफिस ईमेल और पोस्ट दोनों करना उसका काम था। उस रात भी वो यही कर रहा था। रात के यही कोई 12:30 बज रहे थे। हर और खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी। दिनकर एक बार फिर से अपनी खींची तस्वीरों को जूम करके देख रहा था, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्योंकि अगर एक भी तस्वीर खराब पोस्ट होती या क्लियर पोस्ट नहीं होती तो उसे अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो एक बार फिर से उन तस्वीरों को जूम करके देखने लगा, धीरे धीरे बारीकी से। लेकिन तभी फिर से उस तस्वीर पर उसकी निगाह टिक गई। वो जल्दी से उसे हटाकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे लगा कि उस लाश की आंखें तस्वीर से एकदम से बाहर निकल आई हैं और उससे कह रही है कि अरे मैं तो अब मर गया, अब मेरे मुर्दा शरीर को छोड़ दे, छोड़ दे। दिनकर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने कैमरे को बंद किया और सिगरेट जलाई। सिगरेट का कश लगाते हुए वो अपने आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी कुर्सी के पीछे कोई है। वह तेजी से पीछे घुमा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। दिनकर अब पूरी तरह डर गया था। उसे ना तो उन तस्वीरों को देखने का मन कर रहा था और ना ही अपने कैमरे को, लेकिन तस्वीर तो उसे किसी भी शर्त पर अपने बॉस को भेजनी ही थी। उसने एक बार फिर से हिम्मत की और खींची गई उन तस्वीरों को, जिसकी उसने प्रिंट भी निकाल रखी थी, टेबल पर इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके कमरे का बंद पंखा ना जाने कैसे ऑन हो गया। सारी तस्वीरें इधर उधर उड़ने लगी। अरे ये पंखा ये कैसे ऑन हो गया? इतनी सर्दी है यहाँ। उसने पंखे का स्विच ऑफ किया और बिखरी पड़ी सारी तस्वीरों को इकट्ठा किया और अपनी टेबल पर उसे रखा। उसके बाद एक एक कर फोटो वो धीरे धीरे स्कैन कर रहा था। लेकिन तभी फिर से उसके कमरे का पंखा ऑन हो गया और तस्वीरें फिर से उड़ने लगी। दिनकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह पंखा ऑफ करने के लिए उठने ही वाला था कि तभी पंखा अपने आप बंद हो गया। दिनकर ने सारी बिखरी तस्वीरों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और उसे अपनी टेबल पर रखे बड़े से पेपर वेट से दबाकर रख दिया और उसके बाद एक एक कर अपने कैमरे की तस्वीरों को स्कैन कर अपने कंप्यूटर पर सेव करने लगा, ताकि वो सारी तस्वीरें एक साथ ही अपने बॉस को ईमेल कर सके। वह तस्वीरों को स्कैन करने में मगन था, लेकिन तभी दिनकर को ऐसा लगा कि कोई फिर से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसकी तेज तेज सांसों की आवाज वो बिल्कुल साफ साफ सुन सकता था। एक बार फिर से दिनकर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ समझ आता उसके पहले उसने देखा कि उसके पास रखे पेपर वेट पर किसी की उंगलियां हैं। उन उंगलियों को देखकर दिनकर का चेहरा पीला पड़ गया। वह वहां से भागने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वो पेपर वेट हवा में उड़ा। ऐसा लगा कि किसी ने उसे अपने हाथों से उठाया है और फिर उसने उस पेपर वेट को दिनकर के सिर पर जोर से मार डाला। दिनकर की चीख निकल गई। उसके सिर से खून बहने लगा। दिनकर दर्द से बिलबिला रहा था। तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसके सिर के बालों को पकड़ा और उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया। दिनकर को पहली बार लगा कि कोई साया उसके पास खड़ा है। उसके बाद उस साये ने दिनकर के बालों को फिर से खींचकर पकड़ा और उसे उसके कमरे के बाहर की ओर घसीट कर ले जाने लगा। माया, गुड़िया, गुड़िया, रे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दिनकर चीख चीख कर अपनी पत्नी माया और अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया, जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसे आवाज देने लगा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो साया उसे खींचकर सीढ़ियों के पास ले गया और उसे सीढ़ियों से नीचे की ओर खींचने लगा। दिनकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसका पूरा सिर खून से भर गया था और सिर से निकला खून सीढ़ियों पर निशान छोड़ता जा रहा था। उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन उस धुंधलाहट में भी उसे दर्दनाक स्थल की सारी लाशें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब वो लाशें जिंदा थी और उसकी ओर घूर रही थी। एक 7-8 साल का मासूम बच्चा उसे न सिर्फ घूर रहा था, बल्कि उसकी आंखों में कई सवाल थे। अचानक उन सभी ने मिलकर दिनकर पर हमला कर दिया और उसके शरीर को नोचने लगे। दिनकर दर्द से करा उठा और फिर से उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्ला उठा, माया! पूरे 9 दिन हो गए थे दिनकर को अस्पताल के उस मेंटल वार्ड में। उसकी पत्नी माया और बेटी गुड़िया उसे हर दिन देखने आते। उसकी बेटी गुड़िया डॉक्टर से बार बार एक ही बात पूछती, मेरा पापा कब तक ठीक हो जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने शॉक थेरेपी देनी शुरू कर दी है, लेकिन उसका कोई खास असर दिख नहीं रहा है तुम्हारे पापा पर। डॉक्टर अंकल, मेरे पापा को ठीक कर दो ना प्लीज, प्लीज उन्हें ठीक कर दो ना। डॉक्टर खामोशी से गुड़िया की बातों को सुन रहा था, लेकिन वो उसकी बातों का क्या जवाब देता उसे समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती दिनकर? कितने दिन हो गए? हाँ बोलो, कितने दिन हो गए? दिन क्या कितने महीने हो गए? तुम एक ढंग की तस्वीर नहीं ले पाए हमारे अखबार के लिए। देखो, हम यहाँ भंडारा नहीं चला रहे हैं, ना ही चैरिटी कर रहे हैं।
हम सैलरी मुफ्त में नहीं देते, काम करना पड़ता है काम। सर मैं तस्वीरें तो लाता ही हूँ। उन घटिया बिना मतलब की तस्वीरों का मैं क्या करूं बोलो? उसकी अगरबत्ती बनाऊं? लोगों को मसाला चाहिए तस्वीरों में, दर्द चाहिए, इमोशन चाहिए, ड्रामा चाहिए, तभी तो हमारा अखबार बिकेगा। सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या खाक कोशिश कर रहे हो? कान खोलकर सुन लो, इस हफ्ते अगर ढंग की और जबरदस्त तस्वीरें जिसमें इमोशन हो अगर वो नहीं आई तो फिर अगले हफ्ते से अखबार के दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 6 महीने से दिनकर ने एक भी ऐसी तस्वीर नहीं खींची थी जो अखबार के लिए फायदे का सौदा होती। पिछले 6 महीने से उसकी सैलरी भी लगभग आधी ही आ रही थी। बहुत तकलीफ से वो घर खर्चा चला रहा था। आज जब बॉस ने उसे ये कहा कि अगर कोई जबरदस्त तस्वीर वो नहीं खींच कर लाया तो उसे अगले हफ्ते से दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, ये बात बार बार उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। उसे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था कि आखिर वो कहां से ऐसी तस्वीर खींचे जो उसके बॉस को खुश कर सके। उदास मन से वो घर पहुंचा। माया ने टेबल पर रखा खाना लगाया। बेमन से दिनकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाने बैठा, लेकिन उसके गले से निवाला उतर ही नहीं रहा था। तभी माया ने कहा, गुड़िया के स्कूल से फाइल रिमाइंडर आ गया है। अगर इस महीने फीस नहीं जमा की तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। माया अपनी बात कहे जा रही थी, लेकिन दिनकर तो किसी और ख्याल में खोया हुआ था। उसे देखकर माया को जोरों का गुस्सा आया। दिनकर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ? होगा क्या? तुमने और तुम्हारी इस नौकरी ने हमारा जीवन नर्क बना दिया है। मन तो करता है तुम्हारा ये कैमरा लूं और इसे आग लगा दूं। अरे तुम्हारी इस नौकरी के कारण छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं तो कर ही रही थी फिर भी किसी तरह समझौते, ये सोचकर कि यही मेरी किस्मत है। लेकिन अब हमारी बेटी को भी करना पड़ेगा। अगर उसकी फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल वाले इसे स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, ऐसे कैसे निकाल देंगे? फीस नहीं दोगे तो निकालेंगे ही ना, आरती तो नहीं उतारेंगे। और हाँ, ये भी याद रखना कि ये फ्लैट भी रेंट का है और मकान मालिक इसके लिए भी लास्ट रिमाइंडर दे चुका है। दिनकर इन दिनों जिंदगी के थपेड़ों से तो परेशान था ही, ऊपर से माया की जली कटी बातें उसकी आत्मा को चोट पहुंचा देती थी। मैं कुछ करता हूँ माया, तुम स्कूल वालों से कहकर थोड़ी मोहलत ले लो। अरे ये बात कहते हुए तुम्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे आती है। पिछले 6 महीने से कितनी बार मोहलत ले चुकी हूँ। अब तो मन करता है कि कहीं भाग जाऊं या कुछ कर लूं। अस्पताल के मेंटल वार्ड के बाहर कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे। दिनकर अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही उसकी शॉक थेरेपी हुई थी। पिछले 9 दिनों में उसकी सेहत बहुत ही डाउन हो गई थी। वह एकटक अपने वार्ड की खिड़की की ओर घूरे जा रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि खिड़की से 2 आंखें उसे घूर रही है। वह उन आंखों को अच्छे से पहचानता था। यह वही आंखें थी, तस्वीर वाली। दिनकर के दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई। अचानक वो आंखें वहां से गायब हुई और खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। दिनकर बहुत डर गया। तभी उसे लगा कि उसके कमरे में कई सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके कमरे में कुछ लाशें भी रखी हुई हैं। बैठे हुए लोग उन लाशों से लिपट कर रो रहे हैं। रोने की वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। आंखें खोलो, ऐसे मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आंखें खोलो। दिनकर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बिस्तर से उठकर भाग जाना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर से उतरा, लेकिन तभी उन सभी ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसके बाद वहां बैठे लोगों ने उसके पैरों में लोहे की जंजीर बांध दी। दिनकर अपने पैरों को जंजीर से निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो उस कोशिश में नाकामयाब हो रहा था। लेकिन फिर भी वह कोशिश करता रहा। उसका पैर लोहे की जंजीरों से लगकर लहूलुहान हो रहा था। तभी ना जाने कहां से कुछ चूहों का झुंड वहां आया और उसके पैरों को काटने लगा। फिर से एक दर्दनाक चीख दिनकर की आई। अस्पताल का वार्ड बॉय और नर्स भागते हुए उसके कमरे की ओर गए। सिस्टर मुझे बचा लो, मुझे इन जंजीरों से निकाल दो, नहीं तो ये चूहे मेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। और इन लोगों को भगाओ यहाँ से, ये मुझे जीने नहीं देते। इनकी रोने की आवाज मेरे कानों में सुई की तरह चुभती है। मिस्टर दिनकर, क्या हुआ आपको?
ये क्या कर रहे हैं? कहाँ है जंजीरें और कहाँ है चूहे? और किन आवाजों की बात कर रहे हैं आप? अरे ये तो है मेरे पास, ये देखिए। मिस्टर दिनकर, यहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। दिनकर को नींद नहीं आ रही थी। वह कहाँ से अपनी बेटी की फीस जमा करता, वह कहाँ से ऐसी तस्वीर खींचता जो उसकी नौकरी को बचा लेती। वह यही सब सोचे जा रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। बस हो गया, अब नहीं होता मुझसे, मैं हार गया हूँ। मैं अब लड़ नहीं सकता। मुझे माफ कर देना गुड़िया, मुझे माफ कर देना माया। आई एम अ फेलियर। रात के 11 बज रहे थे। दिनकर रेलवे ट्रैक पर चला जा रहा था। हर दिन की तरह उसके गले में उसका कैमरा लटका था। आज उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। वो रेलवे ट्रैक पर बढ़ता जा रहा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई। चौरसिया, सिग्नल चेक कर लिया है ना? सब ठीक है ना? हाँ पांडे, सब चेक कर लिया है। एक वायरिंग लूज थी, उसे ठीक कर दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर मैं स्टेशन मास्टर को क्लियरेंस दे रहा हूँ। 2 ट्रेनें आने वाली हैं। हाँ पांडे, दे दे, कोई टेंशन नहीं है। कितना रिस्क वाला काम है ना अपना चौरसिया। जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि भयानक हादसा हो जाएगा। उन सिग्नल मैनों की बातों को सुनकर दिनकर के दिमाग में अचानक से एक खुरापात आ गई। अगर मैं इन तारों की सेटिंग में छेड़छाड़ कर दूं तो एक भयानक हादसा हो जाएगा और यहाँ लाशें ही लाशें होंगी। रोने चीखने वालों के ना जाने कितने चेहरे होंगे। यही तो चाहिए बॉस को, इमोशन। मैं दूंगा ये इमोशन। हाँ, मैं दूंगा ये इमोशन और फिर बेचूंगा उस इमोशन को मार्केट में। दर्द ही तो बिकता है ना यहाँ। मैं बेचूंगा दर्द को, आंसू को। हाँ। दिनकर के सिर पर खून सवार था। उसने पटरी किनारे पड़ा पत्थर उठाया और उसी से उसने उन दोनों लाइनमैनों की मार मार कर हत्या कर दी। मर गए दोनों। अब मैं अपना काम करता हूँ। उसके बाद दिनकर ने सिग्नल के वायरिंग में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। स्टेशन मास्टर इन बातों से बेखबर था। उसने लाइन क्लियर दे दी। लाइन क्लियर मिलने से एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर को भी कुछ पता नहीं चला। वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो गलत ट्रैक पर जा रहा था। उसे मेन लाइन पर जाना था, लेकिन वो लूप लाइन पर चला गया जहाँ पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार वो ट्रेन हो गई। 2 ट्रेनें तो इस दुर्घटना का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अब बारी तीसरी ट्रेन की थी। तीसरी ट्रेन जो अपनी पूरी रफ्तार से पैसेंजरों के साथ आ रही थी, उसकी टक्कर पहली ट्रेन की उन बोगियों से हो गई जो एक्सीडेंट के बाद दूसरे ट्रैक पर चली आई थी। और फिर से वैसा ही जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा कि कोई बड़ा बम विस्फोट हुआ है। उसके बाद तो हर और चीख पुकार का माहौल बन गया। लेकिन ये चीख पुकार किसी की नौकरी की गारंटी थी, किसी की बच्चे की स्कूल फीस की गारंटी थी, किसी के अखबार के बिकने की गारंटी थी। कुछ देर बाद ही इस हादसे की खबर सभी को हो गई। सारे न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। उधर दिनकर तस्वीर खींचने में व्यस्त था। आज जब उसने सारी तस्वीरें अपने बॉस को भेजी तो वो बहुत ही खुश था। उसने दिनकर के इंक्रीमेंट की बात की, साथ ही उससे और भी तस्वीरें भेजने को कहा। दिनकर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए एक राक्षसी कृत्य को अंजाम दिया था। उसकी बेटी की फीस जमा हो गई थी, लेकिन वो बहुत महंगी फीस थी। इस बात का पता उसकी बेटी को नहीं था, ना ही माया को था। दिनकर को आज 6 महीने हो गए हैं अस्पताल में। उसकी स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। उसे हर दिन दौरे पड़ते थे। वह आंखें उसे अब भी घूरती है। लोगों के रोने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती है और उससे सवाल करती है कि क्यों किया। दिनकर उन आवाजों को सुनकर परेशान हो जाता है। अरे कोई बंद कर दो उन आवाजों को, कोई बंद कर दो। वो औरत मुझे घूरती है। वो छोटी सी बच्ची देखो मुझे कितने गुस्से से देख रही है। ये मैंने क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? दिनकर अब भी उसी अस्पताल के मेंटल वार्ड में है। वह हर दिन उसी तरह चीखता चिल्लाता है। उसे वो लाशें अब भी हर दिन दिखाई देती है और उससे सवाल पूछती है